नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल्स और डिकोड करेंगे बिल्कुल सिंपल भाषा में। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। इस आर्टिकल का टाइटल है डेट ट्रैप पाक सेट टू बी IMF's फोर्थ बिगेस्ट बोरोअर। डेट ट्रैप पाकिस्तान की बात हो रही है यहाँ पर। डेट ट्रैप मतलब ओवर डेटेड, बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो गया है डेट का, लोन्स का। और ये IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के चौथे सबसे बड़े बोरोवर है, मतलब इन्होंने सबसे ज़्यादा उधार लिए हुए लिस्ट में ये चौथे नंबर पर आते हैं। नंबर 1 पर है अर्जेंटीना, उसके बाद इजिप्ट, यूक्रेन, इक्वाडोर और फिर आता है पाकिस्तान। ये हुआ है अभी इन्होंने $3 बिलियन का लोन लिया है। उसके बाद काफ़ी मुश्किल से मिला है ये इन्हें लोन, मतलब अगर ये 4th नंबर पे भी आ रहे हैं बोरोइंग में, वो इसलिए क्योंकि इन्हें बोरोइंग वो दे नहीं रहे हैं, वो उन्हें लोन्स दे नहीं रहे हैं। उसका रीज़न ये है क्योंकि आप देखेंगे अभी वहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस है, हाइपर इन्फ्लेशन चल रहा है। इन्फ्लेशन में भी आप देखें तो अभी वर्ल्ड में टॉप पर आता है वो, करीब 38-40% का इन्फ्लेशन है। इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत ज़्यादा है इस वक्त, तो काफ़ी ज़्यादा तंगी आप कह सकते हैं अभी इकॉनमी में चल रही है उनके, और बहुत ही बड़ा क्राइसिस है। उन्हें हर जगह से लोन्स मांगने पड़ रहे हैं और उन्हें ये मिल नहीं रहे। इशू ये हो गई है उनके साथ। और अभी और एक अरेंजमेंट फिक्स किया है इन्होंने, काफ़ी मुश्किल से मिला है। इसमें इन्हें कंडीशंस भी फुलफिल करनी पड़ी IMF की। IMF ने कंडीशंस रखे थे कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स करीब 8.5 से 9 रुपये पर यूनिट बढ़ाएंगे। पाकिस्तानी रुपए की यहाँ बात हो रही है, तो पाकिस्तानी रुपीज़ में आप उसे बढ़ाएंगे, तब जाकर वो आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा बजट्स भी उन्हें IMF के हिसाब से बनाने पड़े अपने। सो काफ़ी सारी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ी उन्हें, तब जाकर ये लोन मिला है। यहाँ पर इनके इश्यूज बहुत बड़े बड़े हैं। एक्यूट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस है यहाँ पर आप देखेंगे। उसके बाद चैलेंजेस भी, डोमेस्टिक चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं इनके पास। इस वक्त इनके पास फॉरेक्स रिजर्व्स ना के बराबर हो गए थे, बीच में बहुत ज़्यादा तंगी हो गई थी। इसके बाद करप्शन भी एक बहुत बड़ा इशू है। फॉरेक्स रिजर्व्स इतने कम हो गए थे, फिर भी आप देखेंगे इनके मिनिस्टर्स महंगी महंगी इंपोर्टेड कार्स इंपोर्ट कर रहे थे बाहर से, और ये भी वो रोक नहीं पाए। तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं इशू है जो प्रेवलेंट है वहाँ पर, करप्शन से लेके मिसमैनेजमेंट से लेके जो उनकी पॉलिसीज़ है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, वो भी आप कहेंगे बहुत ज़्यादा साउंड नहीं होती, बल्कि कुछ सोशलिस्ट पॉलिसीज़ होती हैं जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में फ़ायदा मिलना बहुत मुश्किल है। सिर्फ शॉर्ट टर्म में वहाँ की जनता को वो रिलीफ दे देता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि IMF के टॉप 10 डेटर्स में देखें तो पाकिस्तान लाइन शेयर है पाकिस्तान का। 71% ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है $155 बिलियन का। पाकिस्तान टाइटल भी होल्ड करता है लार्जेस्ट IMF बोरोवर का एशियन रीजन में, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज आप देखें, अर्जेंटीना से लेके इक्वाडोर, ये एक भी एशिया में नहीं है। अर्जेंटीना आप देखेंगे साउथ अमेरिका में है, इजिप्ट आपको देख सकते हैं, यूक्रेन, इक्वाडोर, ये एक भी एशियन कंट्री नहीं है। तो यहाँ पर एशिया में पाकिस्तान नंबर 1 पर आता है अगर आप देखें लोन के बारे में IMF से लोन में। डॉलर फिगर कैलकुलेट किया इससे। अच्छा, डॉलर से आप ये भी देख सकते हैं कि वहाँ की जो करेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा डीवैल्यू हो गई है डॉलर के अगेंस्ट। तो ये जो लोन लेते हैं, ये जितना भी लेते हैं, वो और ज़्यादा उनके लिए पेमेंट करना, उसका रीपे करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी करेंसी इतनी स्पीड से डिटेरियोरेट हो रही है, इतनी ज़्यादा डिके हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आप कह सकते हैं चारों तरफ से यहाँ पर मुसीबत आ चुकी है। तो चारों तरफ से जब मुसीबत आती है तो बहुत बड़े, बहुत ही टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और वही डिसीजंस इन्हें लेने पड़ रहे हैं। और इनके जो कंज्यूमर्स हैं, जो पब्लिक है वहाँ के आम नागरिक, उन्हें सबसे ज़्यादा इशू हो रही है इस वक्त। अगले आर्टिकल पर आते हैं, यह है इंडियन मार्केट्स के बारे में। इंडियन मार्केट्स रिकॉर्ड हाई बना रहे हैं इस वक्त मार्केट में। निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, आप जितने भी इंडेक्सेस देखेंगे इन्होंने नए फ्रेश हाइज बनाए हैं। सेंसेक्स 65,000 क्रॉस कर चुका है और निफ्टी 19,400 भी क्रॉस कर चुका है आज वीडियो बनाने के दिन। तो ये एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है इंडिया के लिए। आप देखेंगे यहाँ पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स बहुत सारे शेयर्स ले रहे हैं। इन्होंने सिर्फ मंडे को करीब 2,000 करोड़ के शेयर्स लिए हैं, 1,996 करोड़। और पिछले महीने उन्होंने $6.4 बिलियन की बाइंग की है, करीब 52,366 करोड़ की बाइंग इन्होंने की है पिछले महीने। तो ये एक दिखाता है कि उनका जो आउटलुक है इंडियन इकोनॉमी पर और इंडियन मार्केट्स पर कितना ज़्यादा पॉजिटिव है इस वक्त।
इंडियन इकोनॉमी बिल्कुल स्टेबल है, ग्रोथ आउटलुक्स बिल्कुल परफेक्ट है। इस वक्त जितने भी वर्ल्ड की टॉप ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनालिस्ट हैं, वो बहुत ही अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और मेजर इकोनॉमीज़ में हाईएस्ट ग्रोथ रेट। उसके बाद इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ना अब बंद हो चुका है। पिछले जितने भी मॉनेटरी पॉलिसीज़ आई हैं, 2 मॉनेटरी पॉलिसीज़ आई हैं, इनमें बिल्कुल फ्लैट रहा है हमारा इंटरेस्ट रेट भी। तो आरबीआई भी अब देख रहा है कि इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में है इस वक्त और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो ओवरऑल इकोनॉमी बहुत स्टेबल है, मैन्युफैक्चरिंग से लेके सारे सेक्टर्स देख सकते हैं कि ग्रो कर रहे हैं, चाहे एफएमसीजी हो, फार्मा हो, मेटल हो, जितने भी सेक्टर्स हैं। कंपनीज भी आप देखेंगे मिड कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप इंडेक्स अभी हाईएस्ट आप कह सकते हैं, लार्ज कैप से पहले मिड कैप इंडेक्स ने अपना हाई बना दिया था, फ्रेश हाई, और उसके बाद अब लार्ज कैप और ओवरऑल सारे इंडेक्सेस भी हाई पर है। अगली खबर आती है टेलीकॉम के। जियो ला रहा है 999 रुपये का 4G फ़ोन, वो 2G मुक्त बनाना चाहता है पूरे इंडिया को। तो अभी ये बीटा ट्रायल चल रहा है 1 मिलियन के लिए, एंड ये लो प्राइस इंटरनेट इनेबल मोबाइल फ़ोन है और ये स्टार्ट होंगे 7 जुलाई से। एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होने वाला है अब एयरटेल और स्पेशली वोडाफोन आइडिया के लिए। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये कॉस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका यही मानना है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में प्राइजेस जो हैं प्लान्स के वो और बढ़ने चाहिए, तभी ये कंपनी प्रॉफिट कमा पाएंगी। स्पेशली वोडाफोन आइडिया जिसका इस वक्त सर्वाइवल भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रखा है। आप देखेंगे प्रॉफिट नहीं आ रहा कितने बार से, और सब्सक्राइबर्स भी उनके पास से जा रहे हैं एयरटेल और जियो। तो यहाँ पर जियो रुक नहीं रहा। अब उन्होंने एक और सस्ता फ़ोन भी लॉन्च कर दिया है जिसके थ्रू वो प्लान देंगे। उन्होंने प्लान्स भी उसके लिए और सस्ते रखे हैं जो रिलायंस जियो का ये फ़ोन लेंगे। तो बहुत ही स्ट्रिक्ट कंपटीशन होगा इस वक्त, और डेटा के जो कॉस्ट होंगे वो और कम हो जाएंगे। आप ओवरऑल देखेंगे जियो के द्वारा, क्योंकि जो भी ये फ़ोन लेंगे उन्हें और सस्ता प्लान मिलेगा। और 999 रुपये बहुत ज़्यादा लोग नहीं है। तो जियो की स्ट्रैटेजी यहाँ पर यह है कि जितने लोग 2G यूज़ करते हैं वो उन्हें अपने पास नहीं ला पाया है, क्योंकि जियो मिनिमम 4G प्रोवाइड करता है। तो जो लोग 3G और 2G डिवाइसेस अभी भी यूज़ कर रहे हैं वो चाहता है कि वो लोग को वो अपना कस्टमर कैसे बनाए। सवाल यह है कि उन्हें हम अपने कंज्यूमर बेस में कैसे लाएं। तो उन्हें टैकल करने के लिए, इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए जियो ने क्या किया है, एक 999 का फ़ोन लॉन्च किया है। इसी तरीके से शुरुआत होगी जब 2G यूज़र्स भी जियो के आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म पर आना शुरू करेंगे। और यहाँ बहुत ही बड़ा कंपटीशन मिलेगा वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनी को, जहाँ पर 2G यूज़र्स अभी भी बहुत सारे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है टेलीकॉम इंडस्ट्री में। क्या वोडाफोन आइडिया भारती के लिए और भारती एयरटेल के लिए ये कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ने वाला है, और इनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे भी इसका ज़रूर फ़र्क पड़ना चाहिए। तो हमें देखना होगा आगे कैसे डेवलपमेंट्स होती है इस सेक्टर में। बाकी आप देख सकते हैं जियो तो हर चीज़ में अपने कह सकते हैं कि एक्सपेंशन कर चुका है, चाहे वो डिजिटल सर्विसेज हो, मीडिया हो, डिवाइसेस हो, अब फ़ोन भी ला चुका है, और इसके अलावा टेलीकॉम में तो वो पूरी तरीके से डोमिनेट कर चुका है। तो आगे देखते हैं होता है क्या। अगर ये वीडियो पसंद आई हो आपको तो ज़रूर इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करना ना भूलें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।